किस तरीके से डे को स्टार्ट कर रहे हो, क्या क्या प्रायोरिटी रखनी है डे रूटीन में, ये अगर ये मैनेज नहीं हो पाया ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे बच्चे। मैं बायो के लिए सब बच्चों को पता है, जो भी नीट की प्रिपरेशन करना है एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कुछ बच्चे क्लास में नोट्स नहीं बनाते हैं। यस, उनको ऐसा लगता है कि यार नोट्स क्यों ही बनाए, एनसीईआरटी की लाइनें से हो जाएगा। एग्जैक्टली। और ये चीज हाँ। ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। बच्चे बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, बट जैसे जैसे समय आगे निकलता है उनका जो मोटिवेशन स्टार्टिंग में होता है वो डिक्रीज होता जाता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा रखती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सबसे ज़्यादा मन में तो ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आज दोनों मैम एक साथ क्लासरूम में क्या कर रही हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों ही साथ पढ़ने वाले हैं क्या? तो आपका डाउट क्लियर करते हैं, आज हम यहाँ क्यों आए हैं। मैम बता दो आप क्यों आए हैं। आज हम इसलिए आए हैं बेटा कि हमें ना बायोलॉजी का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, है ना, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या हमें सोर्स रखने चाहिए ताकि हम बायोलॉजी के अंदर 360 आउट ऑफ 360 ऑब्टेन कर सकें, है ना। तो आज आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि हमें पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना है, जिससे हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ओके, तो इस तैयारी के बारे में बात करने वाले हैं धीरा मैम और हम दोनों मिल करके। और इस तैयारी की जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आपके लिए सेंटेंस है जो हम आपके लिए कहना चाहेंगे मैम। हौसला अभी बाकी है, सपनों का घोंसला अभी बाकी है, लक्ष्य से कह दो रुका नहीं हूँ मैं, हार जीत का फैसला अभी बाकी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए, तो सबसे पहली जो चीज़ है आपकी तैयारी में वो है आपकी अनुशासित दिनचर्या। आप किस तरीके से डे को स्टार्ट कर रहे हो, क्या क्या प्रायोरिटी रखनी है डे रूटीन में, ये अगर ये मैनेज नहीं हो पाया ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे बच्चे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सबसे पहले याद रखना है कि हम तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले कि स्टडी का टाइम क्या रखें, है ना। कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ने के लिए सबसे पहले आपका दिन का टाइम सूटेबल होना चाहिए, बिकॉज आपका एग्जाम भी डे टाइम में होता है ना। तो कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम स्ट्रेच ऑफ टाइमिंग जिसमें आप पढ़ने वाले हो ये डे टाइम पे हो, यानी कि दिन के टाइम पे पढ़ो। रात के टाइम पे पूरी लंबी नींद लो। यहाँ पे नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, टुकड़े टुकड़े में सोते हैं। 1 घंटा अभी दिन में सो लिया, 2 घंटे रात में सो लिए, फिर दोपहर में 2 घंटे सो लिया। वो कभी भी ब्रेन को फुल्ली रिचार्ज होने नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, वन टाइम में फुल स्ट्रेच ऑफ नींद लेनी है। कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद आपको लेनी है। जैसे मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया, 1 मिनट के बाद फिर हटा लिया, फिर मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया, फिर 2 मिनट के बाद हटा लिया। और मोबाइल को अगर 1 घंटे चार्ज कर दिया तो पूरे दिन काम करेगा। तो आपको भी अपने दिमाग को पूरी तरीके से चार्ज करना है अगले 6 से 7 घंटे की नींद में। अब ये जो ड्यूरेशन है ना, यहाँ पे बच्चे सोते हैं, क्लास ले लिया, क्लास लेने के बाद घर गए और 2 से 5 के बीच में सो लिए क्योंकि थक गए। मैम 1 बजे तक क्लास लिया था। मैं कहूँगी कभी मत सोना। हम जितनी फैकल्टी टीम है हम सब एक साथ मिल करके बोलते हैं 2 to 5 आपको सोना ही नहीं है। ये आपका एग्ज़ाम टाइम है, आपका एग्ज़ाम का। तो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करो यहाँ पे कि आपका माइंड इस टाइम पे हाइपर एक्टिव हो। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे लगाना है। खाना इसको सबसे ज़्यादा आप लोग इग्नोरेंस पे डाल देते हो। कुछ भी खा लेंगे मैडम, नहीं खाएंगे मैडम, ब्रेकफास्ट नहीं, दोपहर का खाना नहीं, रात में खा लेंगे तो नींद आ जाएगी। मैं आपको बोलूँगी खाना खाओ, हर टाइम आपको खाना है। ब्रेकफास्ट, प्रॉपर लंच लेना, आपको प्रॉपर डिनर लेना है। हाँ, क्वांटिटी को रिड्यूस कर सकते हो आप। क्वांटिटी को रिड्यूस कर दोगे तो क्या होगी, नींद कम आएगी, है ना। अगर क्वांटिटी भरपेट खा लोगे तो कभी भी क्या होगा, नींद बहुत ज़्यादा आएगी। तो आप 2 रोटी खाते हो, स्किप नहीं करना आपको, क्वांटिटी को कम करना है। सबको अटेम्प्ट करना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ खाना आपको। पानी की बात करें, आप राजस्थान के ऊँट हो ना, हम राजस्थानी ऊँट हैं। एक बार पानी पीते हैं और 10 दिन काम चल जाता है भाई। तो वी आर नॉट राजस्थानी ऊँट, हम ह्यूमन बींग्स हैं। हमको प्रॉपर हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। 100% हाइड्रेटेड रहिए हमेशा, रेगुलर इंटरवल पे। जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेंगे उतना ज़्यादा माइंड आपका काम करेगा। और हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ है तो एग्जाम में, नहीं तो पूरे साल मेहनत करी, एग्जाम के ठीक 1 महीने पहले बीमार पड़ गए, बट ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी, एफिशिएंसी खत्म हो जाएगा, टेस्ट नहीं दे पाएंगे, काम खत्म। तो इसका ध्यान रखना, आपको बीमार नहीं पड़ना है, ठीक है। मैम आपको बताएंगे तैयारी की रणनीति कैसी होनी चाहिए।
देखिए बच्चों, मैम ने बहुत अच्छी बातें बताई जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। देखिए बेटा, जब भी हम किसी भी मिशन के लिए निकलते हैं तो हमारी प्रॉपर स्ट्रैटेजी अगर होती है तो हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है ना। तो मैम ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, हमें हमारे हेल्थ का ध्यान रखना है, हमें प्रॉपर टाइमिंग का ध्यान रखना है, हमें रेस्ट का ध्यान रखना है ना। अब अगर हम तैयारी कर रहे हैं नीट की, तो हमें ऐसी कौन सी बातों को हमारे जहन में, हमारे दिमाग में बिठाना है जिससे हम हमेशा एक काम कंडीशन में उस प्रिपरेशन को कंटिन्यू बनाए रखें। अदरवाइज़ क्या होता है बच्चों, बच्चे बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, बट जैसे जैसे समय आगे निकलता है उनका जो मोटिवेशन स्टार्टिंग में होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि बायोलॉजी को अगर आपको 100% अच्छा करना है तो यहाँ पर एक बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि सबसे पहले बेटा, जिस दिन भी आप, फॉर एग्जाम्पल आज आपने क्लास में जो भी पढ़ा है या जो भी टेस्ट में आ रहा है, पहले आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि आज मुझे किस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है ना। तो टॉपिक का चयन करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ बच्चे स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर पढ़ाई करते हैं, फिर वो ये कहते हैं कि ना तो मेरा रनिंग अच्छे से हो रहा है, ना मेरा पास्ट अच्छे से हो रहा है, ना मेरा फ्यूचर में जो टेस्ट आ रहा है उसकी तैयारी हो पा रही। तो ये सब एक्सक्यूज़ देने से क्या होता है, हमारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड हो जाती है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए पर डे आपको कौन सा टॉपिक, उसका एक स्ट्रैटेजी बनाइए आप, ठीक है ना। फिर उस टॉपिक को सेलेक्ट करने के बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस टॉपिक को अच्छा करने के लिए कौन कौन से सोर्स यूज़ करेंगे, है ना। सोर्स यूज़ करने के लिए मैं बायो के लिए सब बच्चों को पता है, जो भी नीट की प्रिपरेशन करना है, एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो जो भी टॉपिक आपने अपनी क्लास में पढ़ा या जो भी आपके टेस्ट में या जो भी आपने सेलेक्ट किया, उसके लिए आप पहले एनसीईआरटी को सेलेक्ट करेंगे, उसमें से वो चीज़ पहले आप पढ़ेंगे। अब एनसीईआरटी को समझने के लिए हमें किसे फॉलो करना पड़ेगा, हमारे क्लास नोट्स, जो भी हमारे टीचर ने हमें सिखाया है ना, छोटे छोटे नोट्स के अंदर हमें चीज़ें सिखाई है, कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं हमारे, तो उसे क्लास नोट्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो उसी क्लास नोट से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो पाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है मैम कि अगर क्लास नोट्स की बात करें तो कुछ बच्चे क्लास में नोट्स नहीं बनाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार नोट्स क्यों ही बनाए, एनसीईआरटी की लाइनें से हो जाएगा। एग्जैक्टली, और ये चीज ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। जब क्लास में टीचर कोई भी क्लास ले रहा है ना, तो आप उसको टाइम पे लिखो, अपने लैंग्वेज में लिखो, बिकॉज क्लास नोट्स सिर्फ क्लास नोट्स नहीं है। क्लास नोट्स में सबसे पहले क्या कवर होता है आपका, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट। जैसे कोई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, जैसे मैम जेनेटिक्स पढ़ाते हैं, लिंकेज पढ़ा रहे हैं, तो वो सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन से वो क्लियर होने वाला नहीं है। जैसे मैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा रही हूँ, ब्रीदिंग यानी कि श्वसन का नियमन पढ़ा रही हूँ, तो जब तक आप नोट्स, क्लास नोट्स पलट के नहीं देखोगे वो क्लियर होने वाला नहीं है। तो जितने भी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट हैं वो क्लास नोट्स से क्लियर होंगे। और सबसे बड़ी बात है मैम, हम लोग आपस क्लास में पढ़ाते हैं, आप भी कथन और कारण वाले क्वेश्चन कराते हो, मैं भी कथन और कारण वाले क्वेश्चन कराते हैं, एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, तो ये क्लास में क्लियर होता है आपका। तो एआर के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं आपके क्लास नोट से। कथन वाले क्वेश्चन, कथन 1, कथन 2 वाले क्वेश्चन भी हम क्लास में कराते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सोचने को मजबूर करते हैं कि बेटा देख ये गलत है, ये सही है, तो ये भी आपको क्लास नोट से मिल जाता है। और आजकल जो नया स्ट्रैटेजी आया है मैम, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, सीधा डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से है ना, केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है कि एक आदमी है, उसके साथ ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसके थोरेसिक कैविटी में, चेस्ट में क्या हो गया, पंक्चर हो गया, तो कौन सी एक्टिविटी रुक जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आने वाले टाइम में। तो वो क्लास नोट्स के अंदर आपके जो स्मार्ट टीचर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे आपसे प्रैक्टिस कराएं, जो कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है ना। और सबसे बड़ी बात बच्चों, आपको खुद को पता होना चाहिए कि जब हम कोई टॉपिक का चयन करके एनसीईआरटी और जब क्लास नोट्स को मैच करते तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ हमें समझ में आई कि नहीं आई। तो वो टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डीपीपी करना पड़ेगा, हमें मॉड्यूल करना पड़ेगा, है ना। उनमें वो क्वेश्चन सिलेक्शन करने जिसमें क्वालिटी होती है, क्वांटिटी आपको हर जगह मिल जाएगा, आप बुक्स ले सकते हैं उसमें भी, बट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जैसे मैम ने अभी बताया कि हमारे क्लास नोट से ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगर सॉल्व हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो कंटेंट आप जिससे तैयारी कर रहे हो उसमें भी तो उस टाइप के क्वेश्चन होंगे। वहां पे जब आप अटकते हो तो आपके डाउट्स क्रिएट होते हैं, और जिस बच्चे के डाउट क्रिएट होते हैं इट मीन्स वो वास्तव में स्टडी कर रहा है, वो वास्तव में पढ़ाई कर रहा है ना। तो हमको एनालिसिस करने के लिए हमारे यहाँ के जो डीपीपीज हैं, हमारे मॉड्यूल्स जो हैं, उनमें जो क्वेश्चंस है ना, और
डेफिनेटली हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम अगर कोई चैप्टर कर रहे हैं तो हमारी कितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, है ना। ये सबका डाउट रहता है। यस यस कोई पूछ के आते हैं मैम एक चैप्टर से ने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। एग्जैक्टली तो आपको इसका एग्जैक्ट आंसर धीरे मैम बताने वाले, लिख दो मैम पहले तो आप। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चा ये सोचता है मैंने 1000 क्वेश्चन कर लिए तो मेरा प्रैक्टिस हो गया है, तो ऐसा नहीं है। 1000 क्वेश्चन के अंदर भी आपका क्वालिटेटिव क्वेश्चन कितना है ये बहुत मैटर करता है ना। ऐसे तो आप एक ही लाइन के 10 क्वेश्चंस बना देंगे उसको चेंज कर करके, तो उस टाइप के क्वेश्चन करने से हमारा टाइम ही वेस्ट होगा। हमें अगर किसी भी चैप्टर का, अगर मान लेते बहुत बड़ा चैप्टर है तो एटलीस्ट 600 to 700 तो क्वेश्चंस बनने ही चाहिए। और इसीलिए मैं बार बार एक ही चीज़ पर मैं फोकस कर रही हूँ कि क्वालिटेटिव, है ना, नॉट क्वांटिटेटिव। क्योंकि कोई चीज़ अगर आपको याद है और उसी टाइप के क्वेश्चन आप बार बार किए जा रहे हो तो वो आपकी एक अच्छी तैयारी का एक पार्ट नहीं हो सकता है। समटाइम अगर बहुत लेंथी चैप्टर है तो आप ये जो भी डेटा मैंने यहाँ पर लिखा है इसको इंक्रीज कर सकते हो, बट मिनिमम आपके इतने क्वेश्चन होने ही चाहिए, है ना। और टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं इतनी देर से वही समझा रही हूँ आप लोगों को कि बेटा आपकी क्वालिटी का जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है या जो भी आप फॉलो करते हो वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अब जिस हिसाब से एनटीए का पेपर बन रहा है उसमें क्वालिटेटिव स्टडी ही काम आएगी, है ना, और क्वालिटेटिव क्वेश्चंस ही आपके काम आएंगे। ठीक है। यस अभी जब हम पूरा प्रिपरेशन कर लेते हैं ना बेटा, तो उसके बाद में हमारे दिमाग में ये आता है कि अगर हम पूरी प्रिपरेशन करने के बाद में टेस्ट के लिए बैठते हैं, है ना, तो टेस्ट किस तरीके से दें, हम ऐसा क्या प्रोसीजर फॉलो करें जिससे हमारे कम समय के अंदर सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमारा कौन सा सब्जेक्ट हमें चारों में से सेलेक्ट करना होगा, सही है ना मैम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें आप सबसे पहले किस टाइप का सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। इस बार पेपर में क्या हुआ था? एग्जैक्टली आप बताइए मैम क्या हुआ पेपर में? इस बार तो ऐसा हुआ था कि जो बहुत अच्छे बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, सबसे पहले जाके उन्होंने फिजिक्स अटेम्प्ट लिया है। यस यस यस। और फिजिक्स में उनसे क्वेश्चंस नहीं बने। उन्होंने देखा बायो में बहुत टाइम टेकिंग है, लेंथी क्वेश्चन से रीडिंग है, टाइम लग जाएगा, लेकिन उन्होंने सबसे पहले फिजिक्स अटेम्प्ट कर लिया। फिजिक्स अटेम्प्ट करने के बाद क्या हो गया, बिकॉज वो जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो ट्रैक से हट के आया। और एक्चुअली क्या होता है कि बच्चों हम जिस ट्रैक पे चलते हैं हम यही उम्मीद करते हैं उसी ट्रैक के क्वेश्चन आने चाहिए, है ना। बिल्कुल। तो वही चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है ना कि आप घर पे हमेशा एक ही रास्ते से जाओ, रास्ते में प्रॉब्लम आ जाती तो अदर वे भी तो आना चाहिए ना आप लोगों को। तो सबसे पहले आप तो ये तो की पिन पॉइंट पे आप रखे लो कि सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करेंगे। मैम आप बताओ। सबसे पहले हमें बायो का जो पार्ट आपको जो इजी लगता है उसमें भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बॉटनी एंड जूलॉजी के अंदर भी आपका डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग है ना। तो ऑब्वियसली मैं बॉटनी पढ़ाती हूँ तो मैं तो मेरे लिए ही बोलूँगी सबसे पहले बॉटनी ही आपको सेलेक्ट करनी चाहिए, है ना मैम। बॉटनी आपको इजी गोइंग लगता है, सबसे पहले बॉटनी अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि लीनियर क्वेश्चन, सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, मॉर्फोलॉजी क्वेश्चन, एनाटॉमी क्वेश्चन, ज़्यादा टेटा नहीं रहता उसके अंदर, तो कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं जेनेटिक्स क्वेश्चन में अटक रहे हैं तो छोड़ दो, स्किप कर दो ना, इजी वाले क्वेश्चन एक राउंड बायो के कर लो, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, टाइम बच जाएगा, सबसे बड़ी बात। और अगर आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं एग्जाम में तो कॉन्फिडेंस भी आपको मिल जाएगा, सबसे बड़ी बात ये फायदा। जब भी पेपर करते हैं, जब हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो वो एक मोटिवेशन, एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर डेवलप हो जाती है जो हमारे अगले सब्जेक्ट के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। और अगर आपने ये मैनेज कर लिया, ये सारी चीज़ें मैनेज, आपका स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा। अगर आप बायो पहले करते हो तो स्ट्रेसफुल कंडीशन को आप क्या कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे। आप अपने आप को समझा पाओगे, तसल्ली दे पाओगे कि भाई क्वेश्चन तो हो रहे हैं मेरे से, पेपर अच्छा जाएगा। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट के लिए मैम बताएंगे प्लीज, कितना टाइम देना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए देखिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान लो आपका बायो का पेपर आपने किया, मैं ये बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे लास्ट में अपना OMR शीट भरे, है ना। जैसे ही आपका कोई भी जिसमें आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही है, आपको उसी समय उसे शीट में फिल कर देना चाहिए। बिकॉज होता क्या है कि हम जैसे जैसे पेपर को करते जाते हैं तो हम पैनिक होते जाते हैं। जब तक हमारे क्वेश्चंस बनते हैं हम पॉजिटिव रहते हैं, जैसे ही हमारे क्वेश्चंस गलत होना शुरू होते हैं हम नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, हमें घबराहट सी होने लग जाती है। और उसी घबराहट की वजह से समटाइम हम हमारी जो शीट होती है उसमें भी गलत भर के आ जाते हैं। और गलत एक बार अगर हमने भर दिया तो हमारा पूरा कॉन्फिडेंस जो हो जाता है वो लूज। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि जब भी आप यहाँ पर अपनी OMR शीट भरें, बायो का पार्ट अगर हो जाता है उसको इमीडिएटली उसी समय फिल करें, है ना, ताकि आपका कम से कम जो टाइम बाद में जब आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट आपको हो जाती है, वो चीज़ें हमें फेस करनी नहीं है।
ठीक है ना। तो उसके बाद में आप आराम से आपका जो भी आपको लगता है फिजिक्स से पहले केमिस्ट्री या केमिस्ट्री से पहले फिजिक्स, बिकॉज बच्चों का अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग कमांड होता है। किसी का फिजिक्स अच्छा होता है तो वो फिजिक्स अटेम्प्ट करता है, किसी का केमिस्ट्री है तो वो पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करता है। तो ये सब्जेक्टिव है ना। हाँ, ओके मैम। अगला जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यस मैं भी यही मानती हूँ। हाँ, ये मैं बिल्कुल इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। सफलता एक बार में नहीं, एक ही चीज को बार बार करने से मिलती है। इसको ध्यान में रखना है ये भैया। बहुत अच्छा कोटेशन है बच्चों। रिपीट रिपीट, एक ही चीज को आप जितना, यस रिपीट करना है, इसको बार बार रिपीट करना है। जैसे Yes. आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं मैम, क्लास आते हैं, तुम ही लोग में से कुछ लोग हो, कल आए परसों गायब, 4 दिन आए फिर 2 दिन अटेंडेंस गायब। अटेंडेंस इज द की पॉइंट ऑफ योर सक्सेस। एक दिन क्लास छूटी, 3 घंटे का लेक्चर गया, 6 घंटे का लेक्चर गया, वो आप वीडियो से कवर नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्लास में रेगुलर रहिए ऑलवेज। नोट्स के लिए क्या करते हैं मैम, आप बताओ। नोट्स के लिए बिल्कुल सही बात है बेटा। आप चाहे 1 ईयर ड्रॉपर है, 2nd ईयर ड्रॉपर है, अगर आप नोट्स प्रॉपर आपके पास में नोट्स है फिर भी आपने ड्रॉप क्यों लिया, बिकॉज अगले साल के लिए पॉजिटिव रहना है तो आपको नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे ना। आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते, बिकॉज जब भी बच्चा अपने हिसाब से सोचेगा तो वो क्या सोचता है कि यार मेरे पास में नोट्स है, मैं क्यों बनाऊं। पहले का जो कॉन्सेप्ट था वही जब आपके पास में नोट्स हैं तो फिर आपको रिपीट भी नहीं करना चाहिए। हम रिपीट क्यों करते हैं, हमारी कुछ कमियां रही होगी, है ना। तो उन कमियों को पूरा करने के लिए बेटा नोट्स आपके पास में जो भी आपके टीचर्स लिखवाते हैं, है ना, वो आपको रोज लिखने चाहिए, है ना। और कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, आज तो थ्योरी पढ़ लेते, क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में करेंगे। आप थ्योरी में रेगुलरिटी रख रहे हैं तो साथ के साथ सेम डे आपको क्वेश्चन में भी रेगुलरिटी रखना है ना। टेस्ट के बारे में भी क्या करते हैं बच्चे, टेस्ट के बारे में क्या है, आपको ये लगता है कि मेरा टॉपिक तैयार है तो आपने टेस्ट दे दिया, टॉपिक तैयार नहीं है तो आप उसको फाइट भी नहीं करना चाहते हो कि भैया अचानक से मान लो आप नीट के पेपर में बैठे हो और ऐसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने के आदी ही नहीं हो तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो ऑब्वियसली आप जब तक टेस्ट कंटिन्यूटी के अंदर नहीं देंगे, है ना, कंसिस्टेंसी नहीं बनी रहेगी, तब तक आप में कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले अगर आप कोई भी चीज़ का प्रिपरेशन साल भर करते हो तो टॉपिक चयन करना है। तो इसी वजह से तो हम ये कर रहे हैं, टेस्ट की नियमितता कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है। टेस्ट के लिए अगर याद रखेंगे, टेस्ट में क्या याद रखेंगे भैया, अब मैम ने कहा कि ऐसा एक तैयारी है तो आज दे दिया, अगली तैयारी नहीं है तो टेस्ट छोड़ देते, अगले टेस्ट दे देंगे, अगले में अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको हर एक टेस्ट देना है ताकि आप विश्लेषण कर सको। विश्लेषण में क्या करना है मैडम, विश्लेषण मतलब खुद समझ पाए कि हम कहाँ पर हैं। आज टेस्ट का रीजन यही तो है कि हम 80 स्टूडेंट, आपका क्लास टेस्ट होता है या आप अपना जो भी मतलब रैंक अपनी क्लास से करो ना मेजर, कि आप कौन से अपनी क्लास में कौन से रैंक पे हैं। तो आप सोचो बेटा, लाखों बच्चे बैठते हैं नीट में, तो आप जब तक अपना खुद का नहीं विश्लेषण करोगे कि इस छोटे से स्ट्रेंथ में आप अपनी पोजीशन नहीं बना पा रहे हैं तो लाखों में कहाँ बनाएंगे बच्चों। तो अपना विश्लेषण तो इसी से ही करना पड़ेगा। तो ये सारे एक दूसरे से कोरिलेट है बेटा। सबसे पहले आपको विश्लेषण क्यों करना है, क्योंकि आपने टेस्ट दिया। टेस्ट क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की थी। प्रैक्टिस क्यों की थी, क्योंकि आपने नोट्स बनाए। नोट्स क्यों बनाए, क्योंकि आप क्लास में नियमित थे। तो हर एक चीज़ एक दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई, तभी सफलता मिलती है बच्चों, ऐसे नहीं मिलती है। ये तो बात हो गई खुद को एनालाइज करना कि आप कहाँ खड़े होते हो। और सबसे बड़ी बात है कि टेस्ट देने के बाद कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे अनअटेम्प्टेड रह गए, कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते तो थे पर कैलकुलेशन में एरर हो गया, या फिर आते ही नहीं थे, एरर हो गया, गलत चला गया। कुछ बच्चों का क्या होता है, टाइपो एरर होता है। टाइपो एरर मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल हर बार इनकरेक्ट नहीं देख पाते हैं। हर बार एक मल्टीप्लिकेशन में 3 4 जा 12 होता है, 3 4 जा 16 करके चले जाते हैं। इस टाइपो एरर को एलिमिनेट करना जरूरी है। पहले आप पहचानो कि आपका ब्रेन का वायरिंग किधर है, कौन सा पर्टिकुलर एक ऐसा चीज़ है जो कैलकुलेशन में आपको एररफुल बना रहा है। तो या फिर बॉटनी जूलॉजी में भी पर्टिकुलर एक ही जगह जा करके इनकरेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाले टाइपो एरर आपके अंदर आ रहे हैं। तो डिस्कस इट विथ योर फैकल्टीज, जो भी आपके सेंटर पे, आपके क्लासरूम में जो फैकल्टीज हैं उनसे बात करो, उसको एलिमिनेट करो कि इसके लिए क्या करना है ना। अगला है आप जो बात करने वाले हो बच्चों, ये बहुत अच्छा कोटेशन है। हाँ। ऐसा मैं मानती हूँ कि जीवन में तपिश भी बहुत ज़रूरी है। तपिश मीन्स बिना मेहनत के जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। बच्चों, जीवन में तपिश बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैम अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाए में होती है। तो ये धूप है आपके लिए, ये तैयारी, आपको इस धूप को सहना होगा ताकि एक दिन आप एक
बहुत सफल, सफल और बहुत अच्छे डॉक्टर बन पाए, अच्छे क्योंकि डॉक्टर देखिए बन बेटा, पाए। जिंदगी में जो हम सोचते हैं ना कि हमें बहुत इजी तरीके से कोई भी चीज़ मिल जाएगी, ये तो इम्पॉसिबल है। सोना जितना तपता है उतना ही तेज निखरता निखरता है। ठीक है, आज इसी के साथ अपना सेशन हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी एंड मच। वेरी ऑल द बेस्ट बेटा, बहुत अच्छे से करें आप।